हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम लोग इसमें एसएससी सीएचएसएल 2023 के टीयर 1 के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये पेपर हुआ था 2 अगस्त 2023 को और शिफ्ट है 3, मतलब 2 शिफ्ट हम लोग पहले कर चुके हैं, 2 सेट लगा चुके हैं। आज 3rd सेट लगाने जा रहे हैं 2 अगस्त वाला। ठीक, इसके पहले हम लोग 2022 का सीएचएसएल का पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, सीजीएल का 2022-23 का हो चुका है, एमटीएस का भी पेपर करवा चुके हैं, स्टेनो का 22-23 का पेपर करवा चुके हैं, और सीपीओ का और आईबी का 2023 वाला ही किया है, इसमें 2022 वाला नहीं करवा पाए हैं। एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो हम 22 वाला करवा देंगे उन दोनों का। ठीक है, तो बहुत सारा डिस्कशन है और सारे एक साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीएचएसएल ना देखें, आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टेनो सीपीओ सारा का सारा देखिए। देखो, पेपर बनाने वाली टीम वही होती है। एसएससी की जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स के लिए पेपर वही टीम बनाती है। तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि इधर का क्वेश्चन उधर, उधर का क्वेश्चन इधर, इधर की वो कैब उधर, वो हो जाती है। और एक रेंज होती है, वो सब उसी रेंज में काम करेंगे, वही टीम है। तो सारे एग्ज़ाम में वही पेपर बनाएंगे तो उसी तरह का करीब करीब पेपर बनता है। थोड़ा ऊँच नीच 19-20 कर देते हैं और ज़्यादा अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे ना मैं क्यों कहता हूँ कि सारे पेपर लगाया करो। एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, पेपर सारे के सारे लगाओ आप। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात। चलिए, तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ली होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन सही गलत हुए हैं, उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। पहला क्वेश्चन किस बात को लेकर के है, ये पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या है बच्चा, डैडी बेक्ड द कुकीज़ ऑन द वीकेंड। अब देखो, ये कुकीज़ हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। डैडी जो काम कर रहे हैं, बेक्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पिछले वाले में भी ये बात आई थी, बेक्ड। मतलब बेक्ड नहीं था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी। तो मैंने कहा था वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो हम क्या करते हैं, पैसिव में वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। और ये भी मैंने बोला था कि जब आपको एक्टिव पैसिव के या डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन करते हैं तो आपको पहला अटैक वर्ब पर होना चाहिए। 90% चांस है कि बस यहीं से काम हो जाएगा। कभी कभार होता है कि 2 में वर्ब सही होती है तो आपको थोड़ा सा और कष्ट उठाना है, नहीं तो अब पहले वर्ब। हमने अभी क्या कहा, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, पहले वाज वर्ब ढूंढो। अब लिखा है डैडी ऑन वीकेंड बेक्ड, सेंटेंस वही है तो एक्टिव वॉइस में ही रह गया, बेक्ड बेक्ड नहीं होगा। यहाँ लिखा है वर बेक्ड और यहाँ क्या लिखा है, डैडी बेक्ड, एक्टिव वॉइस हो गया। यहाँ नो चेंज हो नहीं सकता। एक ही ऑप्शन है जहाँ पर वर बेक्ड लिखा हुआ है, तो फिर यही होगा दूसरा वाला। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको एंटोनियम बताना है किसका, सीवियर का। अब एक बार पढ़ के देख लो। लिखा द इंजरी वाज सो सीवियर। इंजरी मतलब चोट लगी थी, चोट इतनी सीवियर थी, मतलब इतनी सीरियस चोट थी, सीरियस समझ लो इसको, दैट ही कुड नॉट प्ले अगेन, कि वो मतलब फिर से खेल ना पाया। तो सीवियर का मतलब क्या हुआ, सीरियस चोट थी, गंभीर चोट थी। ठीक है, अब ये आ जाओ, इसका एंटोनियम बताना है। तो इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल देखो क्या चीज़ होती है। प्लेकेट का मतलब होता है शांत करना, जिसको शांत किया जा सके। इम्प्लेकेबल का मतलब होता है जिसको शांत नहीं कर सकते, जिसको पेसिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सीवियर हो जाएगा ना, सीवियर का इम्प्लेकेबल क्या हो जाएगा, साइनोनिम हो जाएगा। और हमें ढूंढना क्या है, एंटोनिम ढूंढना है। टॉलरेंट का मतलब बर्दाश्त करने लायक है, हाँ बर्दाश्त करने लायक है तो एंटोनिम हो जाएगा। फ्यूरियस का मतलब क्या हुआ, फ्यूरियस मतलब एकदम गुस्साया हुआ, एंग्री कह सकते हो, एकदम गुस्से में, लाल पीला, ये होगा। तो ये तो लगेगा नहीं। पगनेंट क्या क्या होता है, पंजेंट, सॉरी पगनेंट नहीं, पंजेंट। पंजेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही कटु। कटु का मतलब समझ रहे हो, कुछ लोग बोलते हैं ना तो लगता है जैसे बस कलेजा कट के निकल जाएगा। कटु, इतना कड़वा बोलते हैं, इतना मतलब एकदम तीखा बोलते हैं, वो पंजेंट कहा जाता है। अक्सर इसकी वजह से झगड़ा हो जाती है। ठीक, तो समझ में आ गया ना, चारों वर्ड समझ गए। आंसर आपका क्या होगा, टॉलरेंट होगा। टॉलरेंट मतलब जिसको हम सह सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देख के लग रहा है कि एरर का क्वेश्चन है कि नहीं, ये स्लैश लगे हुए हैं, ये देखो यहाँ पे एरर लिखा भी है। तो ही फाइनली रिकॉल्ड दैट, फाइनली उसने ये बात याद की, उसको याद आया कि द थीव्स हैव लिव,
तो देखो ये थीव्स सब्जेक्ट है, हैव लगा है ना, हैव के बाद आप क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, तो हैव लेफ्ट, ठीक है ना। और एक गलती और है इसमें, देखो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, एरर तो यही है, लेकिन अभी जो मैंने बताया वो करेक्ट सेंटेंस नहीं हुआ था, आपको केवल गलती निकाल दी। अब यहाँ जो हैव लीव लिखा हुआ है, अब देखो एक बात है, यहाँ दैट से कनेक्ट हुआ है, चोर को कोई बात, सॉरी नहीं चोर नहीं है, ही को कोई बात याद आई, तो रिकॉल्ड किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है कि नहीं, रिकॉल्ड पास्ट टेंस में है, तो जब उसको याद आया पास्ट टेंस में तो वो घटना तो उसके पहले की रही होगी। तो यहाँ जो हैव लिखा है ना बच्चा, ये हैव नहीं होगा, ये होगा हैड, और हैड के बाद लीव की क्या होगी, थर्ड फॉर्म हैड लेफ्ट। मतलब हम खाली एरर बता के खिसक लें, ये तो काम नहीं है ना मेरा काम है कि उसकी जगह पर सही क्या होगा, एरर के साथ इम्प्रूवमेंट भी। चलो खाली एरर बता के खिसक जाऊँ, अब ये तो नहीं हो सकता। यू मस्ट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, उसके पीछे क्या कारण है वो अब जानो। गलती कहाँ हो गई, हैव लीव में, ठीक है। तो ये पहला वाला आंसर होगा आपका। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडरलाइन किया हुआ है, जो उसका एंटोनिम बताओ, ये अंडरलाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम बताना है, तो सीधे कूदो नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसमें आपको देखना होगा कि वो किस सेंस में यूज किया गया है। साइंस हैज बीन ट्राइंग इनन्यूमरेबल मेथड्स टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, ठीक समझ गए होगे। साइंस जो है इनन्यूमरेबल असंख्य मेथड्स ट्राई कर रहा है ये प्रूव करने के लिए यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को। बट द बिगेस्ट प्लेजर ऑफ साइंस, साइंस का जो सबसे बड़ा प्लेजर है वो क्या है, इज इट्स इनेबिलिटी, इनेबिलिटी मतलब वो असमर्थ है टू प्रोड्यूस अ सिंगल थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स द होल यूनिवर्स, जो मतलब होल यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर पाए ऐसी एक सिंगल थ्योरी नहीं मिली है इनको, ठीक है। तो प्लेजर का मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट, यहाँ प्लेजर क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, टेस्ट या रुचि के लिए, खुशी के लिए नहीं। बट द बिगेस्ट, अब ये क्या कहोगे, साइंस की ये सबसे बड़ी खुशी है, नहीं, बल्कि उसका क्या है, साइंस का एक इंटरेस्ट है, सबसे बड़ा जो उसके में टेस्ट है वो साइंस का वो है, उसकी वो अभी एनेबल है उसके मतलब यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने की एक भी थ्योरी इसके हाथ नहीं लगी है, ठीक है। अब इनएडिकेसी, इनएडिकेसी मतलब क्या होगा, अयोग्यता। तो यहाँ प्लेजर का एंटोनिम अयोग्यता नहीं होगा, इनएडिकेसी, इनएडिकेट मतलब आप अनुपयुक्त, इनअप्रोप्रिएट कह सकते हो। प्लेजर का जॉय, तो प्लेजर का जॉय तो मतलब ऐसे दे दिया उन्होंने ना, जैसे साइनोनिम हो जाएगा, तो ये साइनोनिम हो जाएगा, ये लगाएंगे नहीं, यहाँ फियर नहीं लगाओगे, फियर की जगह क्या होगा, ब्लांडनेस कह सकते हो। ब्लांडनेस का मतलब क्या कह सकते हो, ब्लांड होता है जैसे आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो, वो चीज़ एकदम टेस्टलेस है, इसमें आपको कोई रुचि नहीं है, ठीक है, तो वो होता है ब्लांडनेस, ठीक। और ब्लांड क्या होता है, रुचि के लिए, ब्लांडनेस इसका अपोजिट हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है। प्लेजर का अपोजिट क्या हो जाएगा, अरुचि हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगा दिया, ब्लांडनेस, अरुचि, टेस्टलेसनेस, और यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, यहाँ क्या हो गया, कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा, ये चौथा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और किसका करना है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, तो थोड़ा बच्चा पढ़ ले। तो ड्यू टू द ऑफिशियल विजिट टू अ कंपनी, राजीव हैज़ अ मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन कॉज्ड बाय डिमांडिंग सर्कमस्टेंसेज, उसको एक मतलब मेंटली और इमोशनल स्ट्रेन, थोड़ा तनाव है, मानसिक रूप से तनाव है। तो रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है, हेजिटेशन, हिचकिचाहट होगी, ये हिचकिचाहट नहीं है। स्ट्रेस हो सकता है, हाँ स्ट्रेस होता है, जब अब काम की वजह से बड़े परेशान होते हैं तो वो स्ट्रेस होता है, काम का वर्कलोड का स्ट्रेस होता है। पेनाल्टी, जुर्माना होगा, ये नहीं लगेगा। डिप्रेशन में है, नहीं। डिप्रेशन कब होता है, आदमी अनसक्सेस की वजह से होता है, फेलियर्स की वजह से होता है, जब उसके कई प्रयास रिपीटेडली बेकार जाते हैं तब वो डिप्रेशन में आता है ना। अभी तो काम का बोझ है, उसको काम का प्रेशर है, तो स्ट्रेस आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। दे दिया था उन्होंने आपको धोखा देने के लिए, पर ध्यान रखिएगा ऐसे सिचुएशन में वो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, चलिए पढ़ के देते हैं। बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग हैव बीन अंडरलाइंड सिंस एजेस टुगेदर,
मतलब सिंस एजेस मतलब युगों युगों से बहुत पहले से ही बेनिफिट, रीडिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो अंडरलाइन किए गए हैं, मतलब हाईलाइट किए गए हैं। जब आप अंडरलाइन करते हैं तो उसको हाईलाइट करते हो ना, तो उसका इंपॉर्टेंस को बताया गया है, रीडिंग का इंपॉर्टेंस सदियों से। आगे लिखा है कि वंस दे अंडरस्टैंड, ये दे कौन आया, अभी तो हमको पता करना पड़ेगा ना दे कौन है, तो अभी ये पहला नहीं लगा सकते हो, वन बी वाला, बी से स्टार्ट किसी कीमत में नहीं होगा और हुआ भी नहीं है कोई। वंस दे अंडरस्टैंड द सेंसिबलनेस, सेंसिबलनेस मतलब क्या हुआ, समझदारी, बिहाइंड रीडिंग, तो रीडिंग के पीछे क्या अक्लमंदी है, क्या समझदारी, एक बार अगर आपकी समझ में आ गया तो दे वुड पास इट ऑन टू अदर्स एज वेल, तो इस समझदारी को, इस बात की वो दूसरों को भी पास करते रहेंगे, दूसरों को भी बताते रहेंगे। आगे लिखा इट ब्रिंग्स नॉलेज, इट ब्रिंग्स नॉलेज कौन, इट क्या है, नॉलेज, ये रीडिंग है। इट ब्रिंग्स नॉलेज एंड विजडम बोथ टू रीडर्स, ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें, नॉलेज और विजडम दोनों चीज़ें देती है किसको, रीडर्स को, ठीक है। अच्छा ये रीडर्स है, ये जो दे हम पकड़ रहे थे ये दे रीडर्स हो गए, और लेकिन इट क्या है, इट लगा है रीडिंग के लिए, ठीक है। आगे लिखा बाय वर्चू ऑफ प्रैक्टिस एट होम, घर पे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इट कैन बी सजेस्टेड, ये कहा जा सकता है कि टू द यंग वंस, इट कैन बी सजेस्टेड टू द यंग वंस, ये छोटे बच्चों को इसको सजेस्ट किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमको देखो स्टार्टिंग किससे मिली है, तो बेनिफिट ऑफ रीडिंग, क्योंकि यहाँ भी इट बार बार आ रहा है ना, देखो यहाँ क्या लिखा, दिस कैन बी सजेस्टेड, दिस हमको पहले पता करना अगर रीडिंग के लिए है, इट ब्रिंग्स नॉलेज रीडिंग के लिए है, और वंस दे अंडरस्टैंड ये भी दे बाद में लगा है, तो हमको क्या पकड़ना होगा, पहले ये ले लो, पहला वाला सेंटेंस ए से स्टार्ट हो सकता है, तो ए से स्टार्ट हो सकता है, मतलब हमारे पास अब 2 चांस बचे हुए हैं, ठीक है। तो ए के बाद बी लगाना है या सी लगाना है, अगर हम बी लगा दें तो वंस दे आ गया, अभी हमको दे मिला नहीं है, जब तक आप रीडर्स नहीं ले आते हैं तब तक आप दे नहीं लगा पाएंगे ना, तो किसी भी हालत पर सी के बाद ही भी हम लगा पाएंगे, तो सी के बाद बी लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बी के बाद सी, अब तो ये गलत हो गया ना हमारा, तो यहाँ क्या होगा, सी के बाद, ये देखो सी के बाद बी लगा हुआ है, हालांकि बीच में डी आ गया लेकिन बी हर हाल में सी के बाद लगा हुआ, तो ये चौथा वाला ऑप्शन हमारे पास बचा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कुछ अंडरलाइन किया गया है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन देना है। लिखा है द फ्लेम्स कॉट सो क्विक, फ्लेम्स मतलब क्या हुआ, जो लौ निकल रही थी, लपक निकल रही थी, कॉट सो क्विक, ओहो हो, तो क्विक किसके लिए है, कॉट के लिए, पकड़ने के लिए, लौ आग पकड़ने के लिए लिखा हुआ। आगे लिखा है आई हैड नो टाइम टू थिंक, मतलब सोचने का समय ही नहीं मिला, इतनी जल्दी आग पकड़ ली, तो इतनी जल्दी, तो ये क्या होगा, ये आग पकड़ने का क्या हो गया, ढंग हो गया, ठीक है ना, एडजेक्टिव नहीं मैनर चाहिए, मैनर में एडवर्ब लगाना होगा, तो एडवर्ब लगाएंगे तो क्या करेंगे, सो क्विक नहीं क्विकली होगा, क्विकली आप ये लगाओगे, क्विकली लगाना होगा, क्विक नहीं हो सकता, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो अंडरलाइन पोर्शन है उसको आपको इम्प्रूव करना है, और ये क्वेश्चन टैग है, देखो ये क्या लिखा है, क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब लगी है, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगी है वो हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ पे कॉपी कर दो, तो विल को कॉपी कर दिया, विल हो गया, ठीक है, ये तो ठीक हो गया। अगर इसमें नाट नहीं लगा है, विल गो, वी विल गो, नाट नहीं लगा है ना, तो इसमें आपको नाट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर स्टेटमेंट अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टाइप निगेटिव हो जाएगा, तो विल नाट को हम लोग क्या बनाते हैं, विल नाट नहीं लिखा जाता, फिर ये क्या लिखा जाता है, वोंट लिखा जाता है, और ये वी के पीछे का दो वोंट भी होना चाहिए, ठीक है, वोंट भी होगा, विल भी नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा, ये वोंट भी होगा आपका, ठीक है, तो दूसरा वाला आंसर होगा। ये तरीका होता है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो स्टेटमेंट, तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो निगेटिव होगा, अगर यहाँ लिखा वी विल नॉट गो तब हो जाता विल बी, अगर लिखा वी विल गो तो हो जाएगा वी वोंट बी, वोंट गो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको एडीएम बताना है, किसके लिए, एक सिचुएशन दी है, पूरी सिचुएशन के लिए आप एडीएम लगाओ। अब की बार पता नहीं, मतलब जिसमें भी देख रहा हूँ 2023 में सब में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहले इडियम देते थे उसके बाद आप मीनिंग पूछते थे, अब क्या होता है एक सिचुएशन दे रहे हैं, सिचुएशन को सूट करता हुआ इडियम आपको बताना है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, द गवर्नमेंट अरेस्टेड द अपोजिशन लीडर, गवर्नमेंट ने अपोजिशन लीडर को अरेस्ट कर लिया, मेकिंग द सिचुएशन वर्स, और सिचुएशन क्या हो गई और ख़राब कर दी, मतलब जो सिचुएशन थी वो और बुरी हो गई।
तो यहाँ लिखा है टू कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, ये एक एडियम नहीं है, ये है प्रॉवर्ब करीब। तो इसका मतलब होता है भैंस के आगे बीन बजाना। सुना होगा ना, एक कहावत हिंदी में आपने सुनी होगी, सब लोग सुने होंगे, भैंस के आगे बीन बजाना। मतलब क्या हुआ, एक मूर्ख आदमी के आगे आप समझदारी की और बुद्धिमानी की, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। ठीक है, तो ये तो फिलहाल यहाँ सूट नहीं कर रहा है। टू बी इन द लास्ट लेग, टू बी इन द लास्ट लेग का मतलब होता है एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, आप पूरी तरह से थक गए हैं, कमज़ोर हैं, या फिर यू आर अबाउट टू डाई, मतलब नियर डेथ हो जाता है आदमी, तब कहते हैं बाई बी ऑन द लास्ट लेग। ये भी नहीं सूट कर रहा है। ऐड फ्यूल टू फायर, ऐड फ्यूल टू फायर मतलब आग में घी का काम करना। हाँ, ये अपोजिशन लीडर को अरेस्ट करना सिचुएशन को और वर्ष कर देता है और बदतर कर देता है, तो ऐड फ्यूल टू फायर हो जाएगा, आग में घी का काम करना। तो ये आपका तीसरा वाला सूट कर रहा है। टू बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट का दो मतलब होता है, मतलब धूल चाटना। बाइट द डस्ट मतलब धूल चाटना, एक तो हो जाएगा टू डाई या टू फेल, ये हो सकता है ना, टू फेल या टू बी डिफीटेड, टू फेल या टू बी डिफीटेड। मतलब टू बी, धूल चाटने का मतलब क्या होता है, टू बी डिफीटेड, हार गए आप, और टू फेल का मतलब कोई काम कर रहे थे उसमें असफल रहे या डेथ हो जाने को कहते हैं बाइट द डस्ट। आंसर आपका थर्ड वाला हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन, अरे आ जाओ जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्या करना है आपको, साइनोनियम बताना है। किसका साइनोनियम बताना है, कंपेल का। कंपेल का मतलब क्या होता है ना, फोर्स करना, किसी को कोई काम करने के लिए दबाव डालना। एक और वर्ड लिखो, कोयर्स, COERCE, कोयर्स मतलब दबाव डालना किसी पर कोई काम करने के लिए। ठीक है, चलो अलाउ करना, दबाव डालना, अलाउ करना नहीं होगा, स्टॉप मतलब रोकना नहीं होगा, दबाव डालना, गिव मतलब भी नहीं होगा, ऑब्लिगेट मतलब होता है मजबूर करना। तो ऑब्लिगेट होता है यही फोर्स करना, किसी को मजबूर करना, मैंडेट करना, ऑब्लिगेट करना, अनिवार्य कर देना। ठीक है, तो ये मजबूर करने के लिए लगे तो ऑब्लिगेट लगाओगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भैया, यहाँ क्या है, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या करना है, देखो लिखा द शेफ प्रिपेयर। शेफ कौन होते हैं जानते हैं ना, बड़े बड़े होटलों में जो खाना वाना बनाने का काम करते हैं तो होते हैं। मास्टर शेफ वगैरह एक प्रोग्राम आता था टीवी पहले कभी। प्रिपेयर्स लिखा है ना, प्रिपेयर्स क्या है बेटा, देखो प्रिपेयर्स में वर्ब में एस लगी हुई है, इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पैसिव क्या होगा, इज या एम या आर होगा। इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो प्रिपेयर्स द फूड, तो द फूड पहले आ जाएगा, फूड के बाद क्या लगाओगे आप, इज प्रिपेयर्ड, फूड के लिए तो इज ही लगाओगे। यहाँ विल भी लगा हुआ है, कोई चांस नहीं, प्रिपेयर्स कोई चांस नहीं, इज प्रिपेयरिंग कोई चांस नहीं, इज प्रिपेयर्ड ये यस, यही चौथा वाला होगा। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ क्या करना है, क्या अंडरलाइन पोर्शन को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ क्या है, यहाँ पर एक इडियम दिया हुआ है लेकिन गलत लिखा हुआ है। लिखा है भारत इज स्किलफुल अचीवर, भारत जो है बहुत ही स्किलफुल अचीवर है। अचीवर मतलब जो हर काम में सफल होता है। आगे लिखा है सो ही हिट्स द नील ऑन द लेग, हिट्स द नील ऑन द लेग। देखो एक मुहावरा है जो पिछले कई सेट में मैं कराता आ रहा हूँ। ये एक ऐसा मुहावरा है जो एसएससी के सारे एग्जाम में 2023 में पूछा गया है। ये नेल है, ये क्या होती है, एक कील है। और हिट द नेल ऑन द हेड होता है, जब आप हथौड़ा यहाँ पे मारते हैं इसको क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। ठीक, मतलब एकदम मौके पर चौका, जिसको कहते हैं मौके पर चौका मारना, एकदम उचित टाइम पर, एकदम सटीक समय पर वार करना या अटैक, मतलब जो अपना वो करना है। ठीक है, तो हिट द नेल ऑन द हेड होता है, लेग नहीं होता, हिट द नेल ऑन द हेड होगा। ठीक है, तो पहला वाला होगा। ठीक, यही इडियम में गलती थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका 13 में। साइनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का, तो ये लिखा है डेराइड। वैसे डेराइड का मतलब होता है खिल्ली उड़ाना, उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना। पढ़ के एक बार देख लो। ऑल्दो द न्यू फैशन ट्रेंड वाज क्वाइट पॉपुलर, हालांकि जो नया फैशन ट्रेंड है वो काफ़ी पॉपुलर था, फिर भी सम क्रिटिक्स वर क्विक टू डेराइड इट एज अ पासिंग फैड। ठीक, तो उसको पासिंग फेड के रूप में इन्होंने क्या किया, डेराइड किया। डेराइड का मतलब क्या होता है, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल करना, ये रिडिक्यूल मिल गया। स्कॉर्न एक वर्ड होता है ना, स्कॉर्न, ये स्कॉर्न हो गया। और लाफ एट मजाक उड़ाना,
ये लाफ के बाद एट लगा दो, रिडिक्यूल हो गया। स्नीयर होता है, ये भी खिल्ली उड़ाने के लिए लगाया जाता है। MOCK मोक, मजाक उड़ाने के लिए लगाया। तब ये सब बहुत सारे वर्ड हैं। एक ये ले लो रिडिक्यूल, एक यहाँ पे लिखा हुआ डिराइड, 4 मैंने यहाँ लिख दिया, 6 तो हो गए आपके, ठीक है। अच्छा और वर्ड देखिए, हेल। हेल का मतलब क्या होता है? वेलकम। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी मिस्टर इंडिया, नहीं आप लोग नहीं देखे होंगे, मतलब वो हमारे ज़माने की थी ना, आप लोगों के ज़माने की या नहीं। तो कभी मतलब मन करे पापा से पूछना या चाचा से मम्मी से पूछना, अगर देखी होंगी तो मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया में अमरीश पुरी मिस्टर वो बने हैं, मोगेम्बो बने हैं, ठीक है। तो एक बड़ा फेमस डायलॉग है, मोगेम्बो खुश हुआ। उसी में जब मोगेम्बो आता है तो जो अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं सब लोग खड़े होके ऐसे कहते हैं, हेल मोगेम्बो, हेल मोगेम्बो। हेल मोगेम्बो का मतलब क्या हुआ? वेलकम मोगेम्बो, ठीक है। तो ये हेल मतलब वेलकम होता है। डिटेस्ट क्या होता है? हेट करना। अब तो मुझे क्लियर करना पड़ेगा। तो डिटेस्ट का मतलब क्या होता है? हेट करना, ठीक है, नफरत करना किसी से, ये हो जाएगा। अपलॉड का मतलब क्या होता है? प्रेज करना, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, ठीक है, समझ गए। तो आंसर क्या होगा आपका? रिडिक्यूल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्या करना है इसमें? देखो सेंटेंस खुद ही बता रहा है कि इसमें हमें क्या करना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए पहले में पढ़ना पड़ेगा, तो चलिए पढ़ते हैं। देखा, द गोल्डन एरा व्हेन देयर लैंग्वेज कल्चर एंड आर्ट्स फ्लरिश्ड, मतलब वो क्या कहते हैं, स्वर्णकाल, जब उनकी लैंग्वेज कल्चर और आर्ट फ्लरिश हो रही थी। किन की भैया, किन की लैंग्वेज? पी से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा स्टार्ट सब में देखो एस से दिया हुआ है, मतलब एस से स्टार्ट होगा तो पहले यहीं से शुरू करना पड़ेगा हमको। आगे लिखा इन द माइंड्स ऑफ द तमिल, ये है तमिल जिनका दे है। आगे लिखा अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सक्सेसिव पांड्यन किंग्स, पांड्य राजा हुआ तमिलनाडु में, कभी पांड्य वंश का राज हुआ करता था। लिखा द नेम मदुरई इवोक्स, जो मदुरई ये नाम है वो कहाँ से इसका उद्भव है, कहाँ से वो निकला हुआ है। तो स्टार्ट तो एस से होगा और चारों ऑप्शन एस से ही हैं, ठीक। तो यहाँ हमारा काम नहीं बन पा रहा है। अब आगे बढ़ो, एस के बाद क्या लगा सकते हो? इवोक्स द नेम मदुरई इवोक्स, कहाँ इवोक होता है? तो इन द माइंड्स ऑफ तमिल, ये इन द माइंड आ जाएगा सबसे पहले। इवोक के बाद ही आपको वही कनेक्ट ही कर पाएगा, इवोक्स इन द माइंड। तो एस के बाद क्यों लगाना है? तो ये दो हमारे गए। अभी हमारे पास एस के बाद क्यों दो है। अब क्या करोगे, आरपी या पीआर? चलो देख लेते हैं, आरपी या पीआर। यहाँ लिखा है अंडर द पैट्रनेज ऑफ सक्सेसिव पांड्य किंग्स, तमिल। आगे लिखा है द गोल्डन एरा व्हेन, तो पहले आपको लगाना पड़ेगा किंग्स द, इसमें एक कनेक्टिविटी ढूंढनी है हमको। तो कनेक्टिविटी जो हमको दिख पा रही है वो कनेक्टिविटी ये है, अंडर द पैट्रनेज ऑफ, तो अंडर द पैट्रनेज ऑफ के संरक्षण में, तो के संरक्षण में क्या होगा? ये आर्ट एंड कल्चर फली फूली। तो पहले हमको पी पहले करना पड़ेगा तभी आर लगा पाएंगे। एक बार सोच रहा था मैं आर पहले कर दूं पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ अब देखिए मैं समझ गया, मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने कहा जैसे ये लिखा हुआ है वो गोल्डन युग व्हेन देयर लैंग्वेज कल्चर एंड आर्ट फ्लरिश्ड, फ्लरिश्ड के बाद क्या हो गए? फ्लरिश्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सक्सेसिव पांड्यन किंग्स। फ्लरिश के बाद ही तो करेंगे, उनके तहत, उनके अंतर्गत, उनके शासनकाल के दौरान, उनके संरक्षण में, पैट्रोनेज मतलब पांड्य राजाओं के संरक्षण में ये इनकी कल्चर फली फूली, ठीक है। तो पी पहले होगा, आर बाद में होगा, मतलब ये सेकेंड वाला फाइनल हुआ, ठीक है। कभी कभी हो जाता है कन्फ्यूजन, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो आपको समझाना है ना, मुझे ज़रूरी है वो समझाना पड़ेगा कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। इसी सिचुएशन क्या है? अ बुक वेयर नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पीपल लिविंग इन द एरिया इज केप्ट, एक ऐसी किताब जिसमें लोगों के, उस समय जो लोग रहते हैं वहाँ पे, उनके एड्रेस और उनके नाम दिए रहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्टरी। अब लोगों को तो खैर आपकी तो डायरेक्टरी आपके फ़ोन में होती है।
आप अपने चाचा या पापा से पूछिए, पहले मतलब इसके पहले समय में एक होता था, टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी। जब वो लैंडलाइन फ़ोन रखा जाता था तो उसके साथ में टेलीफोन डायरेक्टरी रखी जाती, तो उसमें लोगों के नाम और नंबर वगैरह रहते थे, तो उसी में से ढूंढ के लोग डायल वगैरह कर लिया। लैंडलाइन वाला में तो अक्सर बदलता नहीं था रोज़ रोज़। अब तो आप लोग पता लगा महीने भर में सिम ही बदल लेते हो, कौन टॉपअप कराए सिम बदल लिया। तो उस किताब को जिसमें लोगों के नाम, नंबर और एड्रेस लिखे होते थे उसको डायरेक्टरी कहा जाता था। तो हमेशा वो टेलीफोन के बगल में ही वो किताब भी रखी जाती थी, हर साल छपती थी भी। ये डायरेक्टरी होती थी, टेलीफोन डायरेक्टरी। डायरी नहीं है ये। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है? एक ऐसी किताब जिसमें हर विषय के बारे में जानकारी मिलती है, वो एनसाइक्लोपीडिया होता था। लाइब्रेरी आप जानते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, इसमें खाली जगह पे भरना है। कुछ लिखा है, जयस्मिता। जयस्मिता इज़ वन ऑफ द मोस्ट डैश पर्सन्स आई हैव एवर मेट। सुपरलेटिव लगाना पड़ेगा। आगे लिखा है कि एज सी हैज़ मेनी टैलेंट्स। मेनी टैलेंट्स का मतलब क्या हुआ? मल्टी टैलेंटेड। वर्सेटाइल, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है वर्सेटाइल की सही स्पेलिंग आपको ढूंढ के बतानी पड़ेगी। कौन सा है जिसमें वर्सेटाइल सही लिखा हुआ है? तो पहले वर्ष लिखो, VERSA, वर्ष ऐसे लिखना होगा। ए लगा देना, उसके बाद टाइल लगा दो, TILE। तो ये हमको चौथा वाला सही लगा, ठीक है। ये चौथे वाले में वर्सेटाइल होगा। देखो यहाँ TAIL लिखा हुआ, यहाँ TELE लिखा, टेली लिख दिया, वो नहीं होगा। फिर चौथा वाला आंसर आपका ठीक होगा, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, इसमें नो वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन्होंने कहा, तो मतलब कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, उसको सब्स्टिट्यूट करो। लिखा आई हैव बीन इन चेन्नई सिंस अ वीक। बेटा देखो अ वीक लिखा है तो ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। क्या है? ये है पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस नहीं लगता, फार यूज किया था ना परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है तो सिंस नहीं फार लगता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब की बार आपको साइनोनिम बताना है। किसका साइनोनिम बताना है? जो अंडरलाइन है। अंडरलाइन क्या होता है? कोलोजल। कोलोजल का मतलब क्या होता है ना? बहुत बड़े आकार का, ह्यूज, बिग, ठीक है। जाइंट, बहुत बड़े आकार का कोई चीज़ होती है, जाइंट। मासिव हो सकता है, मास से बना हुआ है, मासिव, बहुत बड़े, मॉन्स्टरस हो जाएगा, वॉल्यूमिनियस हो जाएगा, ये सारे वर्ड आते हैं। देखे कोई मिलता है क्या? तो एक ह्यूज तो मिल गया। मिनिएचर का मतलब छोटा रूप होता है उसका, बहुत छोटा रूप होता है मिनिएचर। स्मॉल छोटा, माइक्रो छोटा। अरे सब साइनोनिम पूछा है ना, एंटोनिम तो पूछा नहीं है। ह्यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है, कह रहे हैं कि करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम गिवन ऑप्शंस टू रिप्लेस। मतलब एक ऐसा वर्ड इसमें, इसको रिप्लेस कर दे, कोई ऐसा वर्ड जो इसको रिप्लेस भी कर दे और उसकी स्पेलिंग भी सही हो, ठीक है। तो जरा देखें ये किस सेंस में यूज किया गया है। द न्यू पॉलिसी विल सप्लांट द ओल्ड वन एंड इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर मेजर्स फॉर वर्क प्लेस सेफ्टी। जो नई पॉलिसी है, जो नई नीति बनाई गई है, वो वर्क प्लेस की सेफ्टी के लिए ज़्यादा स्ट्रिक्टर मीन्स मतलब ज़्यादा सख्त उपाय इंट्रोड्यूस करेगी, और वो जो पुरानी वाली है उसको सप्लांट करेगी। सप्लांट करने का मतलब क्या होगा? उसको रिप्लेस करेगी, उसकी जगह पर आ जाएगी, ठीक है। तो रिप्लेस, किसी को हटा के उसकी जगह पर आ जाना, ठीक। तो ये हो जाता है। ओवरराइड करना इसको कहते हैं, कह नहीं सकते, ठीक है। उसको हटा के उसकी जगह पर आएगी ना, ओवरराइड नहीं करेगी, उसके ऊपर चढ़ जाने को कहते हैं ओवरराइड करना। तो ओवरराइड ठीक नहीं है, ओवरराइड गलत हो जाएगा। अब आया सुपरसीड। तो सुपरसीड, ये सक्सीड, सक्सीड की स्पेलिंग ही गलत है। ये सुपरसीड में सीड नहीं होता, सुपरसीड में SEDE होता है। और सुपरसीड करना होता है किसी को रिप्लेस करने के लिए हम सुपरसीड लगाते हैं। तो सुपरसीड सही होगा दूसरे नंबर पे, और लेकिन उसकी स्पेलिंग जो चौथी वाली है वो गलत थी, SEDE होना चाहिए था सुपरसीड के लिए, ठीक है। तो आंसर आपका कौन सा हुआ? 2 वाला होगा। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एंटोनिम बताना है किसका? पेन्योरी की। पेन्योरी मतलब क्या होता है ना? कंगाली। हिंदी में एक वर्ड सुना होगा ना, कंगाली, या दरिद्रता कह सकते हो इसको, कंगाली हो गई है। तो कंगाली को क्या कह सकते हो? कंगाल को क्या कहते हैं? पापर, पापर। तो पापर हो गया कंगाल, और पावर्टी क्या हो गई? कंगाली हो गई। या पावर्टी मतलब थोड़ा सा, पावर्टी थोड़ा इससे अच्छा ही कंडीशन होगी, पावर्टी, दरिद्रता कंगाली होगी।
इसका एंटोनिम मतलब अमीरी होगा। तो अमीरी के लिए आप क्या लगा सकते हैं? ओपुलेंस। ओपुलेंस मतलब क्या होता है? रिचनेस, अमीरी होता है, वेल्थ होता है ना, आप थोड़े धनी है। प्रॉस्पेरिटी और वर्ड बताएं आपको, जैसे मैंने गरीबी के बताए वैसे ही अमीरी के कुछ वर्ड सुन लो, ठीक है। ओपुलेंस मतलब अमीरी, रिचनेस अमीरी, ठीक है। वेल्थ, वेल्थ मतलब भी होता है धन, वेल्थीनेस ये हो जाएगा अमीरी, ठीक है। पैम्पर्ड होते हैं वो अमीर होते हैं, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी होती है अमीरी, संपन्नता। तो एक वर्ड ले लो, आपके काम का, ओपुलेंस मिल गया। इमरजेंसी बताने की जरूरत नहीं है। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? पहली स्थिति पर फिर से वापस आ गए। यूफिमिज्म क्या होता है? हाँ, ये जानो। यूफिमिज्म होता है एक बातचीत करने की शैली होती है या कम्युनिकेशन की शैली होती है जिसमें हम अप्रिय बात को, मतलब समथिंग दैट इज नॉट वेरी गुड, उसको हम बहुत ही मतलब पॉजिटिव वे में कहते हैं, अच्छे ढंग से। जैसे किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो हम कहें कि वो मर गए, तो मर गए ये कहना थोड़ा सा अच्छा तरीका नहीं है। जब हम किसी को कहते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गए, ठीक है, स्वर्गवासी हो गए, या वो मतलब उन्होंने अंतिम सांस ली, या कहें कि वो मतलब इस संसार को छोड़कर चले गए, इस तरह से कुछ कहते हैं ना हम लोग। तो डाई ना कह के पास अवे कह देना, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड कह देना, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। उसी को, इसी तरह की शैली को यूफेमिज्म कहते हैं। डोंट टेल अलाई, अब डोंट टेल अलाई झूठ मत बोलो, ये अप्रिय ढंग से कहना हुआ। अगर कहते हैं डोंट टेल मी फेरी टेल्स, यार परी कथाएं ना सुनाओ, तो इसी को कहते हैं, इस शैली को कहते हैं यूफेमिज्म, ठीक है, मीठा बोलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको 21 से लेकर के 25 तक में एक पैसेज होगा, उस पैसेज में 5 ब्लैंक्स होंगे, उनको भरना है। चलिए एक बार पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। तो लिखा है फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट। दोस्ती पर है तो आराम से भर लोगे ना इसको, ठीक है। तो फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स डैश ह्यूमन लाइफ। तो मानव जीवन का ऑफ लगेगा, फिक्स है, मतलब कोई ऑप्शन भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑफ लगेगा। सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, पहले वाले फिलर में ऑफ लगेगा। इट इज अ रिलेशनशिप, ये एक रिलेशनशिप है बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट। जो फ्रेंडशिप है वो म्यूचुअल, पारस्परिक ट्रस्ट, एक दूसरे पर विश्वास, रिस्पेक्ट और सपोर्ट पर बेस्ड है। ट्रू फ्रेंडशिप इज नॉट जस्ट अबाउट स्पेंडिंग टाइम डैश। तो जो सच्ची दोस्ती है वो साथ में समय बिताना ही नहीं है, जो स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, साथ में बैठ के समय बिताने को क्या कहते हैं? टुगेदर, यहाँ भी फिक्स है, ठीक। बट आल्सो अबाउट शेयरिंग ईच अदर्स जॉय, सारो एंड ड्रीम्स। केवल साथ में बैठकर चाय पीना ही नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे की खुशियाँ, दुख और उनके सपनों को शेयर करना भी होता है। गुड फ्रेंड्स आर दोज हु स्टैंड बाय अस बोथ। जो अच्छे दोस्त होते हैं वो हमारे साथ, मतलब स्टैंड बाई मतलब हमेशा साथ देते हैं, गुड टाइम बैड टाइम हमेशा। प्रोवाइडिंग इमोशनल एंड मॉरल सपोर्ट, वो इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं, मॉरल सपोर्ट भी देते हैं। हैविंग गुड फ्रेंड्स कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मैंस मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, जैसा ये बता रहे हैं वैसे दोस्त हैं आपके, तो आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी वेलबींग पर बहुत ही क्या होता है? पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आप खुश रहोगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स कैन बी अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। जो दोस्त होते हैं वो हमारी खुशी के, हमारे हंसी के, हमारे कंफर्ट के स्रोत होते हैं। दे कैन आल्सो प्रोवाइड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड आइडियाज़। वो हमें, जिसे हमें कोई काम करना है तो वो तरह तरह के आइडियाज़, तरह तरह के पर्सपेक्टिव देते हैं। दैट कैन हेल्प अस, जो कि हमें हेल्प कर सकती है, हेल्प ग्रो अस एज डैश, हमको डैश रूप में ग्रो करने में हेल्प करेगी, ठीक है। आगे देखना है कि मोर ओवर फ्रेंड्स कैन सर्व एज ए सपोर्ट। जो दोस्त होते हैं वो एक सपोर्ट की तरह, सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स, जब हमारे दिन थोड़े बुरे होते हैं। ऑफरिंग वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट, वो हमको एनकरेज करते हैं, और हेल्पिंग अस नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। तो हेल्पिंग अस नेविगेट थॉट्स, नेविगेट थ्रू डिफ़िकल्ट सिचुएशन। क्या गलती पढ़ दी मैंने, हाँ चलो कोई बात नहीं है हो जाता है। और जैसे वो हमको एनकरेज करते हैं और हमको हेल्प करते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन से नेविगेट करना, मतलब उससे उबरने में, निकाल लेने में। आगे लिखा है, यहाँ लिखा है डैश बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग फ्रेंडशिप रिक्वायर्स एफर्ट। अभी अच्छी बातें कर रहे थे, अच्छी बातें कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि दोस्ती मेंटेन करना बड़ा कठिन है। तो अब क्या लगाओगे?
although, however, जैसे मतलब चेंज कर रहे हैं ना, मूड चेंज हो रहा है नेगेटिव, तो कह रहे हैं however या although building and maintaining friendship requires effort, इसके लिए मेहनत लगानी पड़ती है, पेशेंस चाहिए आपको, अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी देयर फॉर ईच अदर, एक दूसरे के साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। लिसन टू वन अनदर, एक दूसरे की बातें सुनना होता है। रेस्पेक्ट ईच अदर्स बाउंड्रीज, एक अपनी मतलब सीमाओं को का सम्मान करो, अपनी सीमाएं ना लागो दोस्ती में। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट फ्रेंडशिप कैन इवॉल्व एंड चेंज और टाइम, फ्रेंडशिप हमें इवॉल्व कर सकती है, हमारे टाइम को बदल सकती है। एंड इट इज़ ओके टू लेट गो ऑफ डैश फ्रेंडशिप। ठीक है, चलिए अब हम लोग भरते हैं। तो पहले वाले के लिए तो हम भर ही चुके हैं, क्या लगेगा? ठीक है, चलिए थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। पहले वाले के लिए मैं भर चुका हूँ, तो फिर से क्लियर करना पड़ेगा इसको। पहले वाले में भरा दूँ, ये क्या लगा था? एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, मतलब क्या होगा, आपको साथ में समय बिताना ही दोस्ती नहीं है। अब किसके साथ बैठ के चाय पी लिए तो इसका मतलब वो ट्रू फ्रेंड हो गया का? नहीं, ऐसे ट्रू फ्रेंड नहीं होते हैं जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहले में क्या लिखा था मैंने, क्या है? एस्पेक्ट ऑन लाइफ, एस्पेक्ट फॉर लाइफ, बाय लाइफ, नहीं मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ पे ऑफ लगेगा। दूसरे में क्या है? साथ में बैठ के समय बिताना ही दोस्ती नहीं है, तो साथ में बैठने के लिए साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली क्या होता है? जब दो घटनाएं साथ में घटित होती हैं तब साइमल्टेनियसली होता है। साथ में बैठने को क्या लगाओगे? टुगेदर। जॉइंटली क्या होगा? तो जॉइंटली नहीं होता, 5 टाइम जॉइंटली तब होता है जब आपका अधिकार बराबर बराबर है। जैसे दो लोग हैं, दो भाई हैं, उनका एक अकाउंट खुला हुआ है, दोनों का नाम है उसमें, तो जो अकाउंट है उसको ऑपरेट करने का दोनों को अथॉरिटी मिल जाती है, अधिकार दो। साथ में बैठ के चाय पीने को जॉइंटली नहीं कहते हैं, कलेक्टिवली भी नहीं होगा। मतलब क्या होगा यहाँ पे? साथ में बैठकर समय बिताना क्या होता है? सिट टुगेदर होता है। ठीक है, खासतौर से सिट लगा था, सिट टुगेदर होता है। ठीक है, तीसरे वाले में क्या लगेगा कि ये, अब तीसरा वाला हम अब क्वेश्चन सिचुएशन दे लीजिए, लगा कि एंटाइटीज है, इंडिविजुअल्स है, ग्रुप्स है और बीइंग्स हैं। ठीक है, तो देख लें थर्ड वाले में क्या करना है। ओहो हो, थोड़ा सा ये यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि दे कौन है? दोस्त हैं। कैन आल्सो प्रोवाइड डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड आइडियाज़, वो हमको डिफरेंट पर्सपेक्टिव और आइडियाज़ प्रोवाइड करते हैं। एंड हेल्प अस ग्रो, और हमारी मदद करते हैं ग्रो करने में। एज डैश, एज क्या होगा? ग्रो एज, अब आ जाओ, ग्रो एज कैसे? वो हमारी हेल्प करते हैं ग्रो एज एंटाइटीज, इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल होगा। ग्रो एज ग्रुप्स, ग्रो एज बीइंग्स नहीं होगा। एंटाइटीज का मतलब अधिकार जिनके पास होता है, ये नहीं आएगा। ग्रो एज इंडिविजुअल्स मतलब एक व्यक्ति के रूप में, एक इंडिविजुअल के रूप में हमको डेवलप करने में, हमको ग्रो करने में हमारे दोस्त हमारी बहुत मदद करते हैं। ठीक है, 3 हो गए। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये चौथे नंबर पे आना है, हमें सिचुएशन देखनी पड़ेगी। जरा एक बार यहाँ से पढ़ के देख लेते हैं कि मोर ओवर फ्रेंड्स कैन सर्व सपोर्ट सिस्टम ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स, ऑफरिंग वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट एंड हेल्पिंग अस नेविगेट थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशंस। यहाँ पे खत्म हो गया सेंटेंस। आगे लिखा है डैश बिल्डिंग। अच्छा, मैंने ये बोला था यहाँ पे ना, पहले अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अब इतना आसान भी नहीं है। हालांकि दोस्ती मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कतें और सहनशीलता होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसमें एफर्ट चाहिए। तो हालांकि यहाँ पर क्या लगेगा? आल्दो या हालांकि टाइप का कोई वर्ड यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा। ठीक, उसके लिए तो हमको मिल गया। लास्ट वाले के लिए देख लें, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट, ये याद रखना ज़रूरी है कि फ्रेंडशिप कैन इवॉल्व एंड चेंज ओवर टाइम, समय के साथ ये बदलती भी रहती है, इवॉल्व भी होती है, इसमें मतलब सुधार भी होता रहता है। एंड इट इज़ ओके टू लेट गो ऑफ डैश फ्रेंडशिप। ठीक है, तो अब आ जाओ अपने इसमें। तो यहाँ क्या है? यहाँ तो मैंने बोला था कि ये जो चौथा वाला है वहाँ पे क्या था? हालांकि दोस्ती निभाना इतना आसान काम नहीं है, तो हाउएवर लगा लेंगे। अब आता है 25वें वाले में, मतलब लास्ट वाले में हमें क्या लगाना पड़ेगा। तो अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या होगा? यहाँ पे दिया है टॉक्सिक दिया है, अनसेफ दिया है, हैप्पी दिया है और सेफ दिया है। तो एक बार सिचुएशन फिर से देख लो, तब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इन्होंने कहा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट फ्रेंडशिप एंड गिव चेंज ओवर टाइम और इट इज़ ओके टू लेट गो ऑफ डैश फ्रेंडशिप। तो कैसी फ्रेंडशिप को छोड़ के निकल लेना चाहिए? तो यहाँ क्या होगा भाई? जाहिर बात है निगेटिव है तो खराब होगी।
तो खराब फ्रेंडशिप को छोड़ के निकल लो। तो कैसी फ्रेंडशिप यहाँ हम लगाएं जिसको छोड़कर निकला जा सकता है? टॉक्सिक, अनसेफ, हैप्पी या सेफ। हैप्पी और सेफ को छोड़ना नहीं है, अनसेफ को छोड़ना है या टॉक्सिक को छोड़ना है। तो फ्रेंडशिप अनसेफ नहीं होती, टॉक्सिक। अगर मतलब कुछ ऐसा है जो नुकसान हो रहा है, जिसमें कुछ विष बोया जा रहा है दोस्तों के बीच में, तो ऐसी दोस्ती छोड़ के निकल लो। तो इसमें क्या होगा? टॉक्सिक ज़्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस कर लिए। आज कौन सा था? थर्ड सेट था। तो 25 × 3 क्या हो गया? 75 क्वेश्चन हो गए। तो 2 अगस्त का थर्ड सेट भी हम लोगों ने लगा लिया। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? जैसे अब पहले से राय देते आ रहे हैं वैसे राय देते चलिएगा हमको। ठीक है, तो काफ़ी समय हो गया है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में। कल चौथा हो जाएगा, फिर 2 अगस्त ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग आगे मिलेंगे 3 अगस्त पे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में। टेक केयर, थैंक यू।